आज की जो हमारी क्लास है ये सेकंड चैप्टर की है, हिस्ट्री की, क्लास 12th की। और इसके अंदर हम राजा, किसान और नगर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स का आएगा या 8 मार्क्स का आएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग लगभग आप देखोगे तो जो आपका थर्ड चैप्टर होगा और फोर्थ चैप्टर होगा, ये सेकंड चैप्टर है, इन तीनों में आप काल देखोगे तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच ही आपको देखने को मिलेगा। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये टाइमलाइन है, आज का समय जैसे 2024 चल रहा है, एक समय होगा 2023 भी होगा, 2022 भी होगा, 2021 भी होगा, एक समय आएगा सन 2000 आएगा, एक समय आएगा सन 500 आएगा, एक समय आएगा सन 0 आएगा। ठीक है, तो सन 0 से जो पहले की बात होती है उसे बोलते हैं हम ईसा पूर्व। जिसके आगे ये लगा है उसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और जिसके आगे ईस्वी लिखा होता है यानी सिंपल ई लिखा होता है, एक ही ई, बस पू नहीं लिखा होगा, पूर्व ये वाला पू नहीं लिखा होगा। अगर हम बात करें तो ये सन 0 से 600 साल बाद और सन 0 से 600 साल पहले, यानी टोटल करेंगे इधर से 600 साल और इधर से 600 साल, टोटल 1200 साल का इतिहास है। इस चैप्टर के अंदर हम राजाओं के बारे में, किसानों के बारे में और नगरों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो पेपर में आता है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हड़प्पा वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना वीडियो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि लगभग हड़प्पा के 1500 साल के बाद, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ, हमने देखा था 1900 ईसा पूर्व, लगभग लगभग इस टाइम अंत हुआ था। अगर इसमें से हम लगभग लगभग 1500 घटाएंगे तो आप बोलोगे 600 500 लगभग इतना ही जुड़ बचेगा, 400 के लगभग में, 400 ईसा पूर्व। तो ये जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो लगभग लगभग हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के 1500 साल बाद जो चीजें हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि भाई जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है तो उसके बाद में एक काल आता है जिसे हम बोलते हैं वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता के बाद में क्या है आपके, वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर 4 वेदों की रचना हुई। कितने वेदों की, आपसे पूछा जाएगा वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है। एक ऋग्वेद है, दूसरे नंबर पे सामवेद है, तीसरे नंबर पे आपका अर्थवेद है, चौथे नंबर पे आपका आ जाता है यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है, सबसे पहले लिख दिया मैंने। सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, पुराना, प्राचीनतम, ऐसे तीनों बात याद रखें। समझ में आ गई इतनी बात, है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं। इसकी रचना कब हुई तो इसकी रचना बताते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई। इस काल के बीच इसकी रचना हुई, यानी ऐसा नहीं कि एक दो दिन में इसको लिख लिया गया, कई साल लग गए इसको लिखने में। लगभग लगभग लोगों ने माना है कि इसके बीच में ही लिखा गया है। और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। ये क्या है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, यानी 1200 सालों के बीच में लगभग सबसे प्रमुख और ताकतवर वंशों में से एक है। कौन सा वंश, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना जो है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मौर्य साम्राज्य के एक राजा थे जिसका नाम था अशोक। ये सबसे फेमस राजा है मौर्य साम्राज्य में। इनके द्वारा कुछ अभिलेख लिखवाए गए। लिखवाए गए, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये अभिलेख क्या लिखवाए गए, क्या होता है। अभिलेख पत्थरों पे लिखवाया जाता था, पत्थरों पे, पत्थरों पे लिखवाए जाते थे अभिलेख। राजा महाराजा पहले जो भी आदेश देते थे तो उनको पत्थरों पे लिखवा देते थे, ताकि आने वाले टाइम पे, जाने वाले टाइम पे लोगों को याद रहे। कोई जानकारी देनी है कि जैसे ये कॉलोनी किसकी है,
ये जगह किस चीज के लिए है, तो उस पर भी लोग पहले अभिलेख जारी कर देते थे। अभिलेख पत्रों पे लिखे जाते थे और इससे हमें उस काल की जानकारी मिलती है। एक विद्वान था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इसने क्या किया, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि इन दोनों के क्या करें, याद रखना है। कब निकाले, 1830 के दशक में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप। पेपर में क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, जेम्स प्रिंसेप कौन था। और इसने क्या किया, आप सीधा बोलोगे जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। क्या किया इसने, तो इसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। दूसरी बात आप ये कहोगे। तीसरी बात, इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले आरंभिक सिक्कों पे और अभिलेखों पे हुआ। यानी ये जो लिपि का जो अर्थ निकाला, ये किससे निकाले थे, सिक्कों पे लिखे हुए मिले और अभिलेखों पे लिखे हुए मिले। और इन सिक्कों और अभिलेखों पे क्या लिखा हुआ है, इन सिक्कों और अभिलेखों पे पियदस्सी लिखा हुआ है शब्द। पियदस्सी का मीनिंग भी आ जाता है पेपर में बहुत बार, कि पियदस्सी से आप क्या समझते हैं। तो आप सिंपली बोल दोगे कि भाई पियदस्सी जो है, इसका मतलब है मनोहर मुखकृत वाला राजा। मनोहर मुखकृत वाला राजा। समझ में आ गई मेरी बात। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि पियदस्सी से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मनोहर मुखकृति वाला राजा। ठीक है भाई। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम क्या लिखा हुआ है, अशोक लिखा है। और मैं आपको बता दूं, पूरे प्राचीन काल में, पूरे प्राचीन काल में सबसे ज्यादा अगर अभिलेख किसी राजा ने अगर चलाए थे, वो अशोक राजा ही था। तो लिखा भी हुआ है, बुद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे अधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक है अशोक। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बुद्ध ग्रंथ, जी बुद्ध ग्रंथ, बुद्ध धर्म का ग्रंथ। अब बुद्ध धर्म के ग्रंथ में अशोक की बात क्यों की गई है, क्योंकि अशोक वो राजा था जिसने क्या किया, बुद्ध धर्म को अपनाया। तो जिस राजा ने बुद्ध धर्म को अपनाया, तो इस वजह से उस राजा के बारे में, ऐसा थोड़ी है कि अशोक ने खाली बुद्ध धर्म अपनाया, बहुत सारे लोगों ने अपनाया था। लेकिन बहुत सारे लोग राजा थोड़ी थे, राजा एक ही था। इसीलिए खास तौर पर बुद्ध की ग्रंथों में अशोक के बारे में खास खास बातें की हुई। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट थी, पेपर में क्वेश्चन आता है जेम्स प्रिंसेप कौन था और इसने क्या किया। मैंने बता दिया जेम्स प्रिंसेप कौन था और इसने क्या क्या किया। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में अगला क्वेश्चन बुक से बनेगा अभिलेख को लेकर। अभिलेख क्या होता है, मैंने बताया था, पत्थरों पर, हो सकता है धातुओं पर, हो सकता है मिट्टी के बर्तनों पर, उस पर कुरेद के लिखते थे, खोद के लिखते थे। और अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धि, क्रियाकलाप और विचार लिखे होते थे जो उन्हें बनवाते थे। अधिकतर अभिलेख कौन बनवाते थे, राजा। तो राजा क्यों बनवा रहा है वो अभिलेख, उस पर वो लिखा होता था। ज्यादातर राजा जनता को कोई आदेश देता था तो लिखवा देता था, कि बार बार लोग पूछे ना, एक बार लिखवा कर, जैसे आज के स्कूल का बोर्ड होता है, उसमें कोई नोटिस होता है तो आपकी टीचर सीधा प्रिंट करवाती है और उसको टांग देती है। टीचर बाकी के स्टूडेंट आते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, समझ गए। सबको एक एक इंसान को जाके नहीं बताना। ठीक इसी तरीके से राजा अभिलेख लिखवाते थे, कि कोई नया आदेश होता था, कुछ नियम होता था, तो लिखवा देते थे, उसे जाकर पब्लिक करवा। अब ज्यादातर जो ये अभिलेख होते थे, जैसे पेपर में पूछा जाता है कि अभिलेख जो लिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हिस्टोरियन हूँ, हिस्टोरियन का मतलब इतिहास पढ़ने वाला। मैं कल को गया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, अब बोलोगे भैया कुतुब मीनार क्यों गए, तो वहां पर क्या है, वहां पर अभिलेख लिखे हुए रखे हुए हैं, राजाओं के जमाने के। ठीक है, उसको मैंने पढ़ा, पढ़ने लगा। तो जो अभिलेख को पढ़ेगा, जो स्टडी करेगा अभिलेख की, याद रखना है, उसे पुरालेख शास्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुरालेख शास्त्र। जो पुरालेख शास्त्र क्या करता है, अभिलेखों को पढ़ता है। लो आगे बात समझ में नहीं आई। अब बात करेंगे 16 महाजनपद, इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है।
जिस तरीके से आज देखते हो आप 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों की अपनी अपनी राजधानी है कि नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश की कौन सी लखनऊ है, लखनऊ। बिहार की क्या है, पटना। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। अ, पंजाब की चंडीगढ़। ऐसे राजधानी बना रखी है ना। ये राजधानी क्यों बनाई है, तो इतने बड़े देश में, हमारा देश बड़ा है, संभालने के लिए हमें छोटे छोटे राज्यों में हमने बांट दिए और उन राज्यों पे भी शासन व्यवस्था होती है। ठीक उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है। जैसे दिल्ली में अलग सरकार है, दिल्ली तो खैर राज्य है नहीं, आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पंजाब को देखते हैं तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश देखते हैं तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार। उड़ीसा देखते हैं वही वहाँ पर कांग्रेस की सरकार। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें बनी हुई है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें बनी हुई है। तो ठीक उसी तरीके से इन राज्यों के अंदर तुम देखो, पंजाब को देखोगे तो बोलोगे पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। अभी राजधानी आखिर बनाई क्यों जाती है, क्वेश्चन मन में आ रहा है आपके। राजधानी इसलिए बनाई जाती है कि उस क्षेत्र की जो शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो राजधानी पे आ जाती है। बिहार की राजधानी पटना है, पटना से ही सारा सामान, सारा शासन प्रशासन संभाला जाता है। तो जिस तरीके से हर एक राज्य में आज आप राजधानी देखते हो, तो मौर्यों ने सबसे पहले, मौर्य शासक जो थे उन्होंने क्या किया, ऐसी केंद्रीय शासन स्थापना की। जैसे आज 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें पूरे भारत को बांट दिया। ऐसे मौर्यों ने उस समय 16 महाजनपद बनाए थे। 16 भागों में उन्होंने क्या कर दिए थे, पूरे साम्राज्य को बांट दिया था। जैसे आज का अगर आप मैप देखोगे, तो भारत का मैप है, देख पा रहे हो आप यहाँ। तो इस भारत के मैप में आप अलग अलग स्टेट्स को देखोगे, जैसे यहाँ पर देखो, इधर आओ तो तुम, अलग अलग स्टेट के अलग अलग दिखाए गए इसके। तो मौर्यन ही सबसे पहले वो पर्सन थे जिन्होंने भारत के अंदर केंद्रीय शासन व्यवस्था को लागू किया। ठीक है भाई, याद रखना है। और इसके लिए इन्होंने, जैसे आज 28 राज्य होते हैं, वैसे इन्होंने क्या किया, 16 महाजनपदों को स्थापित किया। अभी 16 महाजनपद क्या है, आप मैप में देखोगे तो आपको दिख जाएंगे, लगी हाईलाइट हो रखे हैं। मेनली आपको इसमें कुछ जनपद, वैसे तो 16 के 16 याद रहने चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ खास जनपद है जिनको याद रखना है। इसमें वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, जिसमें से 6 बताए गए। ये 6 के 6 नाम तो आपको याद होने चाहिए। ये 6 क्या बाकी खास नहीं थे, बाकी भी खास थे, लेकिन इन 6 की बात खास इसीलिए है, या तो ये व्यापारिक नगरों पे थे, पहला इनका फेमस होने का रीजन ये है। दूसरा, ये लंबी दूरी पर थे। तीसरी बात, ये ताकतवर थे। इस वजह से इनको खास बताया गया है। ठीक है, जैसे अधिकांश महाजनपद में, सभी महाजनपद में राजा का शासन होता था, एक राजा राज करता था। लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध कई राज्यों में समूह भी शासन करते थे। जैसे जिसके नाम के साथ गण लगता है या संघ लगता है, ठीक है, वो वहां पर एक नहीं, एक से ज्यादा राजा, यानी पूरा समूह राज करता था। एक व्यक्ति के हाथ में बागडोर शासन की नहीं थी। आगे बात समझ में। और जो भी समूह में होता था वो सारे के सारे राजा कहलाते थे। जैसे भगवान महावीर और बुद्ध जो थे वो इन्हीं गण से संबंधित थे। जैसे वज्जी, वज्जी जो है क्या, एक संघ है, तो वज्जी में कोई एक राजा नहीं था, बहुत सारे थे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। पहली बात तो बताया कि भाई महाजनपद जो होता था इनकी एक राजधानी होती थी। दूसरी बात, ये फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड का मतलब है किलों से घेरे होते थे, ताकि बाहरी आक्रमण से क्या कर सके, बच सके। आगे मेरी बात समझ में या नहीं आई। अगली बात ये बताई गई कि इन किलों के अंदर जब किले बनाए, चारों तरफ से दीवार बनाई गई, तो उस दीवारों का रख रखाव, रख रखाव का मतलब है उन दीवारों में कोई प्रॉब्लम ना हो, खर्च रिपेयरमेंट का, नमस्ते, उनमें खर्च का काम जरूर होता रहता था। अरे मेरी बात समझ में, जैसे दीवार कमजोर हो सकती है समय के साथ, तो रख रखाव का काम का मतलब उसकी मरम्मत, और साथ ही साथ सेनाओं का भी ध्यान रखा जाता था। अब इसके लिए उनको भाई क्या चाहिए होता है, टैक्स। दीवार फ्री में तो बन जाएगी नहीं, बन जाएगी फ्री में, तो इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा था, टैक्स लगा रखा था।
अब टैक्स जो लगाया था इन्होंने, जो कर व्यवस्था लगाई थी, कर व्यवस्था जो थी इनकी, इस कर में इसमें 2-3 बातें थी। सबसे पहली बातें क्या थी कि संस्कृत भाषा, ब्राह्मण थे, कर कर 4 तरह के लोग थे समाज में। एक ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो ये जो वैश्य और जो शूद्र होते थे, इनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। ये दोनों एक तरीके से टैक्स फ्री थे। इन दोनों से, वैश्य और शूद्रों से टैक्स लिया जाता था। इसके बारे में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, फिर नहीं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास को छोड़। 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में एक ताकतवर था जिसका नाम था मगध। तो पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर मगध के होने के क्या कारण थे। मगध के बारे में बताया गया है। पहली बात तो मगध को हम आधुनिक बिहार के रूप में कहेंगे। जो बिहार आज के ज़माने में, वो एक ज़माने पे मगध हुआ करता था। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये ताकतवर कब था? 4वीं शताब्दी में। 4वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है सन 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, इस बीच में ये क्या था? सबसे ज्यादा ताकतवर था। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का। अब रीजन क्या था ताकतवर होने का? सबसे पहली बात तो इनके जो खेत थे वो बहुत उपजाऊ थे। वो बहुत उपजाऊ थे। वो क्या थे? बहुत उपजाऊ। इनके खेत सबसे ज्यादा ताकतवर, इनकी इनकम के लिए खेत बहुत उपजाऊ थे। अब ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जब खेती बाड़ी ज्यादा होगी तो क्या होगा? टैक्स अच्छा मिलेगा। पहला रीजन तो ये क्या था? खेती बाड़ी अच्छी होती थी। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि भाई लोहे की खदानें थी इसके आसपास, झारखंड में। इसकी खदानें थी, लोहे की खदानें। और उस लोहे से हथियार बनाना बहुत आसान हो जाता था। क्या कर सकते थे इजीली? वेपन्स वगैरह जो थे इनके, वो बना लेते थे। ठीक है, हथियार बहुत ताकतवर बनते थे इनके इसीलिए। तीसरे नंबर पे इनके जंगलों में थे हाथी। वो हाथी इनकी सेना में आ जाते थे। हाथी जब सेना में आते थे तो हाथी सबको कुचलते हुए जाते थे, तो सेनाओं को मजबूत प्रदान करता था। चौथा रीजन था गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। वहां से एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना ले जाना भी आसान हो जाता था। अगली बात थी, ये केंद्र था जैन और बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म इसी जगह से उदय हुआ था, ये कह सकते हो। ठीक है, मगध से ही उदय हुआ था। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट, कई सारे राजा रहे, जैसे बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। ये सभी ताकतवर राजा भी इन्हीं जगह पर राज करते थे। इसके अलावा ये जो मगध था, मैंने बताया कि महाजनपद में से एक था मगध। इस मगध की क्या होती थी? महाजनपद की एक राजधानी होती थी ना, राजधानी होती थी। इसकी सबसे पहले राजधानी बताई गई जिसका नाम है राजगृह या राजगृह कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, आधुनिक बिहार यानी जो मगध था उसकी एक राजधानी थी जिसका नाम राजगीर, राजगृह, राजगृह एक ही बात है, इनकी राजधानी थी। सबसे खास बात क्या थी? राजगृह मतलब राजा का घर। किसका घर? राजा का घर। ये किस भाषा का शब्द है? ये प्राकृत भाषा का है। याद रखना है, इस राजगृह या राजगृह, ये जो शब्द है इसके लिए पाटलिपुत्र आगे यूज होगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को ही पटना भी कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? पटना भी कहते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? आए ना? ये याद रखना है। ये राजधानी आपसे पेपर में पूछा जाता है, पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाया गया? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये पेपर में आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ेंगे। पेपर में आता है, बाकी अगली क्लास में हम तक हम कई सारे क्वेश्चनों को कर सकें।